गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वंडरिंग माइंड चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। देखिए, वंडरिंग माइंड जो चैनल है हमारा, जो टेलीग्राम पर भी और 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हैं, ये यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर के लिए दोनों ही ये डेडिकेटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी एंड बुक्स फॉर द बिगिनर्स। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट अभी आए हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स नेट करना चाहते हैं। अब जो नए एकदम बिगिनर्स स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, जिनकी नेट 2-3 साल से नहीं हो रही है उनको क्या करना चाहिए, और किस तरह से वो अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि वो नेट क्लियर कर लें। देखिए दोस्तों, जैसे ही एक स्टूडेंट अपने बीए में इंग्लिश लिटरेचर लेने की सोचता है, बहुत सारे लोग इसको मिसगाइड करते हैं और ये कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर बहुत हार्ड है, इसमें नंबर नहीं आते हैं। वो जैसे तैसे बीए करके फिर इंग्लिश लिटरेचर से एमए करने की सोचता है तो भी उसके सामने बाधा ही आते हैं कि बहुत हार्ड है, इसमें नंबर नहीं बनते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आते हैं। आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इन 2 चीज़ों से मुक्त होकर अब आप नेट के लिए आए हैं। यूजीसी नेट पास करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्य है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। देखिए, इस तरह की भ्रांतियां बाजार में हैं कि इंग्लिश से नेट बहुत टफ है और बहुत आसानी से नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर हम ईमानदारी से अपने आप को डेडिकेट करके कम से कम 6 महीने के अध्ययन में इसे हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए दोस्तों, अपनी पीजी के साथ ही इसको भी पास कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसी कौन सी चीजें पढ़ी कि उनकी नेट पीजी के साथ ही क्लियर हो गई। ठीक है, तो वो सारी चीजों की चर्चा हम इसमें करेंगे। वो स्टूडेंट जिनको अभी बिगिन ही करना है, जो ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से क्या पढूं, देखिए बाजार में बहुत सारी आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, हम ये करवाते हैं, हम ये करवाते हैं। कई कई जो यूट्यूबर्स हैं वो 3 बजे आकर रात को आपको पढ़ाने लगते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए आपको एक सटीक रणनीति बनानी है कि आप अगले 6 महीने में दिसंबर वाला जो नेट का एग्जाम होगा उसको आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनर्स की, कि बिगिनर्स क्या करें, ऐसा वो क्या करें कि उनकी नेट आसानी से क्लियर हो जाए, वो लोग बहुत ज़्यादा भटके नहीं। देखिए, 2 या 3 तरह की चीज़ें चलती हैं स्टूडेंट के माइंड में। सबसे पहले वो सोचता है कि मैं कोचिंग क्लास लूँ, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ। बहुत आसानी से ऑफलाइन क्लासेज मिलती नहीं, तो ऑनलाइन की तरफ भागते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने आप को इंग्लिश लिटरेचर का मसीहा बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 17, 18 या 20 बार नेट करी है, इतने ही सेट के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जेआरएफ कर ली है। ये अलग बात है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक बार भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए होंगे। तो आप ये देखिए कि आप पढ़ किन से रहे हैं, आपको कौन पढ़ा रहा है। जो आपको पढ़ा रहा है उसका एक बार आप बैकग्राउंड तो चेक कीजिए। ठीक है, तो फिर भी आप कम से कम अपने आप पर विश्वास रखें और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी पुस्तकें होंगी, वो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो आपको नेट को क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट की। नेट देखिए, एनटीए हर साल में 2 बार नेट परीक्षा का आयोजन करवाता है, और किस तरह की जो नेट परीक्षा होती है और किस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है और आप इसको कैसे किस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए, पूरा सिलेबस 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। ठीक है, पहला यूनिट है ड्रामा, दूसरा पोइट्री, तीसरा
फिक्शन शॉर्ट स्टोरी और चौथा नॉन फिक्शनल प्रोज। पांचवा है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज। छठे में है इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री इवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। सातवीं यूनिट है आपकी कल्चरल स्टडीज। आठवीं है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नौवीं लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। और 10वीं है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश। इनमें से देखिए 2 यूनिट इस तरह के हैं जिन पर हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें पहली यूनिट तो ये है लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट्स थ्योरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज। इस पर हार्डली कोई एक या मुश्किल से 2 सवाल इसमें पूछा जाता है। बहुत कम पूछा, कई बार तो पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर टॉपिक है ये बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक ये रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल इन इंग्लिश, मुश्किल से 1 या 2 सवाल आपसे इसमें से पूछा जाएगा। तो फोकस किस पर करना है, सबसे बड़ी बात ये 4 टॉपिक ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शनल प्रोज, बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर जाते हैं। अब हमें इसमें ये नहीं बताया गया है पोइट्री कहाँ, मीन पोइट्री जब से लिखना शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक की पोइट्री, ड्रामा जब से लिखना शुरू हुआ है आज तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरी रेंज, पूरी बहुत बड़ी रेंज, चाहे वो ब्रिटिश लिटरेचर हो, अमेरिकन हो, कैरेबियन हो, कैनेडियन हो, चाहे जो भी हो, इंडियन लिटरेचर हो, इंडियन पोइट्री हो, हर तरह की पोइट्री का, ड्रामा का, शॉर्ट स्टोरीज का, फिक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया, इस पर आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 तक भी चले जाते हैं। फिर ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड, इन पर 1/3 पेपर इन्हीं पर बेस्ड आजकल हो गया है। हम एक एक के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कौन से टॉपिक के लिए हम लोग कौन सी बुक यूज करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप ये समझें कि नेट का पैटर्न क्या है, किस तरह के इसमें सवाल आते हैं और हमें उन्हें किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, कहाँ से सवाल आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों को हम कैसे जान सकते हैं? इन सब चीजों को हम जान सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखें, इससे कई चीजें सामने आएंगी आपके। सबसे पहली बात, आपको यह समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, वो टेक्सुअल होते हैं, इंटरटेक्सुअल होते हैं या क्रोनोलॉजिकल होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, सबसे पहली बात ये। दूसरा, एनटीए के जो पेपर सेटर्स हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो ऐसा क्या चाहते हैं, आप ऐसा क्या करें कि आपकी नेट पास हो जाए, ये समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरा, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी ऐसी थ्योरी है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारियां आपको कहाँ से मिलेंगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे। अब देखिए, सवाल ये होता है कि हम कितने प्रीवियस ईयर्स पेपर करें? तो जितना पॉसिबल है, जितने ज्यादा अवेलेबल हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर आप क्रैक जो कर सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर? आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट, मेरे बहुत सालों की मेहनत के बाद में मैंने एक इनको कंपाइल किया है इस बुक में, ब्रश अप योर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें 2004 से लेकर 2023 तक के पेपर संकलित हैं। 2004 से लेकर 2023 तक के पेपर इसमें कंप्लीट हैं। बहुत बड़ी रेंज है, मोटी किताब है। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है? डेली का एक पेपर निकालिए, टोटल 53 पेपर्स हैं। अगर डेली का एक पेपर आपने इसमें निकाल लिया, आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन रिपीट होता है, इंफॉर्मेशन रिपीट होती है तो किस तरह से रिपीट होती है, ये सारी जानकारियां इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। जैसे इस पुस्तक की सबसे विशेष बात यह है कि हर क्वेश्चन को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन उसके चारों ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बिल्कुल आपके दिमाग को खोल के रख देगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने इस बुक का पूरा अध्ययन कर लिया है उसकी नेट हमेशा क्लियर हो जाती है, कोई ऐसा चूकता नहीं है। बल्कि
शर्त यह है कि वो इस पुस्तक को पूरा पढ़े। 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, PYQs पढ़ने के बाद में अब हम आते हैं ब्रिटिश लिटरेचर पर, इंग्लिश लिटरेचर पर। और इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो भी बिगिनर्स हैं वो एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी किताब पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैं सजेस्ट करता हूं WH हडसन, जो भी बिगिनर है, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, बिगिनर्स जिन्होंने अभी शुरुआत ही करनी है, जिन्हें, वो WH हडसन से पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बुक को अपनी PG के दौरान ही कंप्लीट कर लेते हैं। बुक का नाम है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम हेनरी हडसन। WH हडसन की ये बुक है, पतली किताब है, सस्ती भी है और बहुत अच्छी किताब है। इस बुक को पढ़ने से आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, आउटलाइन है पूरी, वो दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। कौन सा पोइट, कौन सा व्यक्ति, कौन सा ड्रामेटिस्ट पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, उसके मुख्य वर्क्स क्या हैं, ये इन सारी चीजों की जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पढ़नी तो एक और अच्छी किताब है WJ लॉन्ग की, विलियम जे लॉन्ग की एक बहुत ही अच्छी किताब है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पर ही, और ये किताब भी एक ही काम करती है। तो दोनों में से कोई एक बुक बिगिनर्स को यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे वो ये जान पाएंगे कि उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, किस व्यक्ति की कौन सी किताब है और कौन सी पुस्तक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, वो लोग जो इससे एडवांस्ड करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बुक्स रेफर करता हूं। एडवर्ड की पहली पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ऑक्सफोर्ड से पब्लिश्ड है। दूसरी एंड्रयू सैंडर्स की, ये भी ऑक्सफोर्ड से है। और तीसरी है रूटलेज की किताब, द रूटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश, रोनाल्ड कार्टर और जॉन मैक्री की। इन तीनों में से कोई एक पुस्तक आप जो एडवांस करना चाहते हैं, जो और ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, या जिनकी 2-3 बार में नेट क्लियर नहीं हुई है, उनको इन तीनों में से कोई एक पुस्तक पूरी पढ़नी चाहिए। जब आप इनमें से कोई एक, देखिए इंफॉर्मेटिव हैं तीनों ही किताबें। वो एक समय था जब नेट का एग्जाम रिटर्न हुआ करता था, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव तो अब होने लगा है, जब रिटर्न होता था 2012 तक, तब लुई कजामिया, कॉम्पटन डिकेट, डेविड डेचेज, इस तरह की किताबें चला करती थी, क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी थी और किस तरह से सेंटेंसेस को मेकिंग करना है ये बहुत अच्छी तरह से उनमें समझाया हुआ था। लेकिन ये बुक्स क्योंकि अब MCQs आने लग गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेटिव ज्यादा चाहिए। सपोज कि पहले क्वेश्चन पूछ लिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चौसर्स कैरेक्टर, तो आपको जितना भी इंफॉर्मेशन पता थी आप उसमें कुछ भी लिखेंगे तो सही एटलीस्ट। लेकिन अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वाइफ ऑफ बात पर सपोज उस पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर होगी तो ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए इंफॉर्मेटिव बुक्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन तीनों में से चाहे आप एल्बर्ट की बुक ले लीजिए, चाहे सैंडर्स की ले लीजिए, चाहे रोनाल्ड कार्टर और जॉन मैक्री की, किसी तीनों में से कोई एक बुक आप पूरी पढ़ेंगे तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। किसकी? वो जो पहले 4 टॉपिक थे उनकी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है, वो ये है इंग्लिश इन इंडिया लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। और देखिए टॉपिक को थोड़ा ठीक से देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश, इवेल्युएशन, ये इसका किस तरह से इवेल्युएशन होता है, किस तरह से बढ़ती है, एंड फ्यूचर्स। इसका मतलब ये है इन तीनों का कि आपको पोस्ट कॉलोनियल, दलित, डायस्पोरा, जो भी इसमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में है वो सारा कवर करना है। देखिए फ्यूचर्स में दलित, डायस्पोरा, ये आगे इवेल्युएशन में कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको पूरी ही तैयार करनी है। ठीक है, इसको तैयार हम कहाँ से करेंगे? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं
कि पहले का पैटर्न में और अब के पैटर्न में चेंज है। पहले ये दो पुस्तकें थी, एक किताब है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय एम के नायक, साहित्य अकेडमी के द्वारा पब्लिश थी, बहुत शानदार किताब। दूसरी के आर आयंगर, श्रीनिवासन अयंगर की किताब, ये उस समय तक बहुत रिलेवेंट किताब थी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी इनमें, लेकिन दोनों ही आज के दिन नहीं है रिलेवेंट। कारण क्या है? क्योंकि ये 1916 तक आकर रुक जाती हैं। 1960 के बाद में इन लिटरेचर में क्या हुआ, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में क्या हुआ, वो इंफॉर्मेशन इनमें नहीं है। जबकि अब क्वेश्चन जो फ्यूचर्स वाली बात मैंने बताई, क्योंकि दलित डायस्पोरा का नाम भी नहीं है इन बुक्स में, तो अब कौन सी किताब ऐसी है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर जो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, बिगिनर्स को भी और एडवांस्ड को भी, दोनों को ही? वो है बुक है ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, एडिटेड बाय ए.के. मेहरोत्रा। देखिए, ए.के. मेहरोत्रा ने खुद इस पुस्तक को नहीं लिखा, उन्होंने एडिट किया है, एडिटेड। और इसके एक एक चैप्टर, एक एक अलग बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो पर्सन्स ने इसको लिखा है, बहुत ही शानदार किताब है, आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूरी तरह से बताएगी। तो निश्चित रूप से इस किताब पर जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक के बिना नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज के बिना कुछ होना जाना है नहीं, इसलिए मेरी एक किताब कंपाइल की हुई है, एन ऑब्जेक्टिव कंपेनियन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये मैंने कंपाइल किया है इसको, और ये किताब, इसमें 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, दलित, डायस्पोरा और इंडियन एस्थेटिक्स पर भी इसमें क्वेश्चंस हैं। और हर क्वेश्चन जो हर चैप्टर के अलग अलग चैप्टर बनाए हुए हैं, 10-10 के सेट के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी बुक बन पड़ी है। अगर आप लेना चाहें, अमेजन, फ्लिपकार्ट, दोनों ही जगह पर हर पुस्तक अवेलेबल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का, जिस और कल्चरल स्टडीज, तीनों मिलाकर लगभग 30 से 35 क्वेश्चन नेट के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए, ये तीन जो बड़े टॉपिक हैं, क्रिटिसिज्म, थ्योरी और कल्चरल स्टडीज, बहुत ध्यान से करने हैं। अगर इनको आप नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नेट पास हो पाएगी। क्या तो एक बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? जो भी शुरू कर रहा है, बिगिनर को बी प्रसाद से शुरू करना चाहिए। बी प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के इंट्रोडक्शन पर इनकी बहुत शानदार किताब है, और आज भी इस किताब में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पतली सी किताब है, बहुत अच्छी है। जो भी बिगिनर है वो यहां से शुरू करे, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये आपको शुरू से लेकर अरिस्टोटल, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर टी.एस. इलियट तक लेकर आती है। टी.एस. इलियट तक आपको लेकर आ गई है। उसके बाद में थीरीज के लिए आप पी.के. नायर की बुक कंटेम्परेरी लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल थ्योरी फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू इको क्रिटिसिज्म, इस बुक पर आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, अच्छी तरह से हर थ्योरी को आपको बताएगी। तो ये बिगिनर्स के लिए। और अगर आप एडवांस्ड जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत रूलेज कंपेनियन टू क्रिटिकल एंड कल्चरल थ्योरी, आप इस किताब पर जा सकते हैं। आप M.A.R. हबीब की किताब पढ़ सकते हैं, और आप पेलेजिया गोलीमारी या लुइस टायसन, बहुत सारी बुक्स हैं जिन पर आप जा सकते हैं, जिनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लेकिन बिगिनर्स पढ़ेंगे यही, एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय बी प्रसाद। ये पढ़ने के बाद में आपको जरूरत है एक और ऑब्जेक्टिव बुक की, जो मैंने कंपाइल किया है, एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए, एक टॉपिक आ गया थ्योरी, दूसरा एंड कल्चरल स्टडीज। इस बुक में लगभग 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो बहुत जरूरी है ये किताब भी आपको, जो भी बिगिनर्स हैं या एडवांस्ड हैं, जो भी हैं, आप चाहे नेट की एग्जाम दे रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं, इस किताब के बिना नहीं होगा। बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट, दोनों ही जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेज इसको कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये किताब भी आपको लेनी चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स। देखिए, इस बुक के बिना भी नहीं होगा। एम.एच. अब्राहम की बहुत ही शानदार किताब ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये पुराना एडिशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब शुरू में आई थी किताब, बहुत ही शानदार किताब थी और अच्छे से हर टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये जो बुक है अब का एडिशन है, और कवर इसका चेंज हो गया होगा। ये लेटेस्ट एडिशन है जो एम.एच. अब्राहम के साथ जोफ्री गाल्ट हाफमैन आ गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस बुक में लिटरेरी थ्योरी को भी घुसा दिया। पहले जब तक टर्म्स थे तब तक ठीक था, लेकिन वो आने के बाद में किताब अब इतनी अच्छी नहीं रह गई है। तो कौन सी बुक, इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं फिर कडिन की किताब, पेंगुइन की किताब डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी। ये बहुत शानदार किताब है, हर स्टूडेंट को इससे स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी चीज और रह जाती है, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, और उसके लिए लिटरेरी मूवमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स पिक्चर इतनी साफ नहीं आ रही है, लेकिन ये किताब अगर कहीं मिल जाए, निश्चित रूप से इंडिया में ये किताब नहीं मिलती है, लेकिन पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। हमारे वंडरिंग माइंड्स चैनल के बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पीडीएफ उपलब्ध करवा देते हैं। और ये बुक चूंकि लगभग 32,000 की किताब है, हम लोगों के खरीदने के लिए ठीक नहीं है। हम लोग नहीं खरीद पाएंगे इस किताब को। जो एक बिगिनर्स है, स्टूडेंट शुरू ही कर रहा है, वो 32,000 की एक किताब के 32,000 रुपये खर्च नहीं कर सकता। देखिए, मैं पीडीएफ का कभी भी पीडीएफ के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हम स्क्रीन के साथ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, लेकिन इतनी महंगी है और बुक भी अच्छी है, तो प्रिंट आउट लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, आप पीडीएफ पर कभी मत जाइए। आपको सपोज मेरी जो ये बुक है, PYQ वाली, अगर आप इसकी आपको पास पीडीएफ है, आपको पीडीएफ मिल गई, आप कितनी देर पढ़ लेंगे? 800 पेज की किताब है, अगर आप इसको प्रिंट करवाने जाएंगे तो भी 800 रुपये लग जाएंगे। फिर 800 पेज को एक जगह आप स्पाइरल नहीं करवा सकते, 2 भाग हो जाएंगे और फिर उनको कैरी करना भी मुश्किल है। इतने में तो बुक ही आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी पीडीएफ पर ना जाएं, पीडीएफ पर ध्यान नहीं दें। लेकिन वो मजबूरी मैंने आपको बता दी कि उस कंडीशन में हम लोग पीडीएफ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो जरूरी है ये किताब भी। उसके बाद में आइए हम आते हैं इंटरनेट सोर्सेज पर। वो कौन कौन से इंटरनेट सोर्सेज हैं जिनसे हमें हेल्प मिलती है? देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा सोर्स चला है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। वंडिंग माइंड्स का भी एक चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बहुत सारी हेल्प दे रहे हैं। हमारे जो वंडिंग माइंड चैनल में भी कई जो एडमिन्स हैं, वो आपको तरह तरह की पीडीएफ, तरह तरह की सूचनाएं ये दे रहे हैं। और क्विज, दिन में 2 बार उसमें क्विज चलते हैं, बहुत ही शानदार क्विज हैं, मैंने भी खुद वो देखे हैं। और अगर आप उन सबको कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स की जो ई नोट्स नाम से एक वेबसाइट है, स्पार्क नोट्स के नाम से है, और भी बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट हैं। और आप विकिपीडिया से जो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, लिटरेचर की बहुत अच्छी जानकारियां उसके अंदर भी हैं। तो इंटरनेट सोर्सेज भी बहुत ज़रूरी हैं। आप इस तरह के ग्रुप से जुड़िए, जैसे वंडरिंग माइंड चैनल के भी 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं। ठीक है, बहुत सारी सूचनाएं आपको वहां मिल जाती हैं। तो निश्चित रूप से तीनों चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से इनसे जुड़ सकते हैं। तो इंटरनेट सोर्सेज एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप इनसे जुड़िए। लेकिन मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता हूं इन चीज़ों को। जब आप पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो टाइम किलिंग हमारी चीज़ है वो है हमारा ये मोबाइल। ठीक है, आप इस पर कंसर्न, जब तक
इसको साइड में नहीं रख देंगे तब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे। या तो पूरा आप इसी को देखिए या फिर बुक्स में देखिए, दोनों चीजें एक साथ मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब होगा। देखिए जैसे सपोज आप कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अचानक एक मैसेज आया किसी का भी, और उस मैसेज को देखने में आपका हाफ एन आवर फिनिश। ठीक है, कई बार समय इतना जल्दी मोबाइल पर चला जाता है, आप कोई रील्स देखने लग गए या कोई शॉर्ट वीडियो देखने लग गए, हमें पता ही नहीं लगता है कि कब 2 घंटे चले गए हैं। इसलिए जो ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो टाइम किलिंग चीज है, इससे आप दूर रहें। या तो आप कंप्लीट इसी पर रहें, या फिर दोनों चीजें एक साथ ना करें। जब आप बुक पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसको स्विच ऑफ करके या जो भी है एरोप्लेन मोड, जो भी आप करें, लेकिन इससे डिस्टर्ब ना हो। ये मेरी आप लोगों को सलाह है। नेक्स्ट और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए कि देखिए सबसे जरूरी चीज एक और है, वो है टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री ऑफ एंजाइटी। आप एंजाइटी से फ्री करें अपने आप को, चिंता से मुक्त करें, क्योंकि जब तक आप खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, पहली चीज है खुद में विश्वास रखना। आप अपनी स्टडी पर, आप अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट सही कीजिए। और तीसरा, अपना जो डिसीजन है, आप किसी एक बुक पर फोकस कर रहे हैं, आप उसी पर कीजिए। बुक्स कम खरीदिए, पढ़िए ज्यादा। इस सिद्धांत को अगर आपने अपना लिया कि मुझे बुक्स कम खरीदनी है, ये नहीं कि आप हर ऑथर की बुक उठा लाए, बाजार में बहुत सारा इस तरह का जो कचरा आपको मिलेगा कि आप घर पर लेकर आएंगे। बहुत सारी बुक्स तो ऐसी होती हैं जिनको आप खोल के भी नहीं देखते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। तो मेरा हमेशा यही कहना है कि आप बुक्स कम खरीदें, पढ़ें ज्यादा। एक ही बुक को 2-3 बार पढ़ लें। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, अगर आपने एक खरीद ली तो उसी को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि आप 3-4 किताबें खरीद रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं, आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें। वो लोग जिन्होंने 2 या 3 बार नेट का एग्जाम दे लिया और फिर भी उनसे नेट नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो एक बार अपना अवलोकन करें। जो पेपर आपने दिया है उसका प्रिंट आउट लेकर बैठिए और देखिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ, मैंने कैसे इसमें गलती करी, और आगे मैं ये गलती ना करूं इसके लिए मुझे क्या फोकस करना है। जब तक आप इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे, नेट क्लियर नहीं होगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कमजोरी क्या है। सपोज कि आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में 35 क्वेश्चन आए और आपके 10 ही क्वेश्चन सही हुए, तो आपको जरूरत है कि आप उस पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ब्रिटिश हिस्ट्री पर नहीं आए तो आप उस पर कीजिए। पोइट्री वाले गलत हो रहे हैं, आप उस पर कीजिए। देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, मीन पैसेज आएगा एक 5 नंबर का, उसमें से आपको सोल्व करना है किस तरह से, और एक पोइम आएगी 5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए हुए आएंगे। आपके अगर ये गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन बहुत मायना रखता है, बहुत मीनिंगफुल है। अगर वो 10 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मीन कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है। आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस करें, बार बार करें कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, हम लोग इस पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे कि लिटरेरी पैसेज या एक लिटरेरी पोइम को हम किस तरह से सोल्व करें, किस तरह, ताकि हमारा उन 10 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए सीधी सी बात है कि आपको आंसर, वो पैसेज दिया हुआ है, आंसर उसी में दिए हुए हैं। अब आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप पुराने पेपर्स में से देखिए कि किस तरह का पैसेज था और ये इसके आंसर कैसे निकले। जब तक आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक PYQs नहीं कर लेंगे और तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज जरूरी है PYQs आप कंप्लीट करें और स्ट्रेटेजी समझें उसके अकॉर्डिंग। जिनकी नेट 2-3 बार नहीं हुई है वो निराश ना हो। बिल्कुल, अगर आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देखिए जो लोग पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सपोज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनकी बैकग्राउंड देखिए, एक बार चेक कीजिए। हम इससे प्रभावित हो जाते हैं कि इसने 17 बार 20 बार नेट कर ली, 10 बार सिलेक्ट कर ली, उससे क्या हासिल हुआ? लोगों की सीट खराब करने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। अगर आप मुझसे कहेंगे कि आप पोइट्री भी पढ़ाइए, ड्रामा भी पढ़ाइए, या शॉर्ट स्टोरी भी, फिक्शन भी, सब कुछ नहीं।
हर व्यक्ति का एक स्पेशलाइजेशन होता है और वो उसी में अपना परफॉर्म पूरी तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह के और वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू।